अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा ठीक हूँ। So we're gonna revise the previous lecture quite quickly. So शर्जीला बेटा आप ही बताएं कि हेलक्स जो वेल्गस डिफॉर्मिटी बनियन डिफॉर्मिटी होती है उसके फीचर्स क्या होते हैं? जी मैम, जो है, जो हमारे पास हेलिक्स वल्गस होती है, इसमें बेसिकली हमारे पास जो बिग टो होते हैं उसके हमारे पास लेटरल रोटेशन डेविएशन हो जाती है, और फर्स्ट मेटाटार्सल की हमारे पास मिडली हमारे पास डेविएशन हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो एक बनियन सी पेरेंस बनती है उसको हम लोग टर्निप कहते हैं, ठीक है। इसके फीचर की बात करें, हमारे पास वेरस डिफॉर्मिटी भी होती है, वेल्गस डिफॉर्मिटी भी होती है, और हमारे पास फर्स्ट मेटाटार्सल फिंगर जॉइंट पे हमारे पास आर्थराइटिस भी होता है। इसको बेसिकली हम लोग हैमर टो भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास मेटाट्रांसल्जिया भी होता है, मतलब हमारे पास पेन फील होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें उसके साइन एंड सिम्टम की, उसमें हमारे पास जो हमारे पास होती है प्राइमरी सिम्टम पेन ही होती है, ज़ाहिर सी बात है। हमारे पास एक एंगल ही उसका जो इंटरेस्ट की वजह से हमें भी होगी, टेंडरनेस भी होगी, वेल्गस डिफॉर्मिटी भी होगी। और मैम ठीक जो है, होती है इसमें हमारे पास इंटर मेटाटार्सल एंगल ये भी कम हो जाता है, इवन के हेलिक्स वेल्गस एंगल ये भी कम हो जाता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। एनी अदर स्टूडेंट वुड लाइक टू टेल मी कि जो हेलक्स वेरस डिफॉर्मिटी है उसके कॉजेस क्या होते हैं? कोई और स्टूडेंट बताए। इसके कॉन्जेनिटल भी होते हैं, इसके एट्रोजेनिक भी हो सकते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर जो हेलिक्स वेल्गस है उसकी अगर हमें ओवर करेक्शन कर दें तो उसकी वजह से भी ये डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है किसी पेशेंट में जिसमें ऑलरेडी पास्ट में हेलिक्स वेल्गस था, और इसके अंदर ठीक ट्रॉमा है। की भी हिस्ट्री हो तो, और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो भी इसमें आ सकता है। ठीक है बेटा, अल्फा वेरी मैम गुड। बुनियन सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन भी होती है। जी, ओवर करेक्शन जब हो जाए तो उसकी वजह से, जब आप ओवर करेक्ट कर दो उसको, यस। तो ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा वील स्टार्ट विद द लेक्चर। कंटिन्यू करेंगे हम डिफॉर्मिटीज ऑफ लोअर लिम्ब को। आज का लेक्चर हमने पढ़ना है पेस केवस, पेस प्लानस डिफॉर्मिटीज के बारे में, जो बेसिकली आर्चेस की डिफॉर्मिटी होती है, और हैमर टो के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट हम एनाटॉमी से करेंगे और फिर पैथोलॉजी में जाएंगे, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग कि आपको पहले बेसिक नॉलेज रिवाइज हो, उसके बाद फिर आप जो जाएं उसके ऊपर पैथोलॉजी पे। नॉर्मल पता होता है तो एबनॉर्मल को अप्रिशिएट कर सकते हो। तो हमारे आर्चेज ऑफ फुट में दो लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज होते हैं और दो ट्रांसवर्स आर्चेज होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल से मुराद सीधे, तो अगर मैं पाँव को ऐसे बनाऊं तो आर्चेज जो लॉन्गिट्यूडनल है वो ऐसे वाले होंगे और ट्रांसवर्स आर्चेज ऐसी होती हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मीनिंग वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स मीनिंग हॉरिजॉन्टल। यूज क्या होता है आर्च्ड फुट का, क्या वजह होती है, क्या कॉज होती है फुट के आर्चेस की प्रेजेंस की? सो दे सपोर्ट द बॉडी वेट इन अपराइट पोस्चर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका बॉडी वेट है उसको अपराइट पोस्चर में सपोर्ट करने के लिए आपके फुट का आर्च होना जरूरी है। एंड इट एक्ट्स एज अ लीवर टू प्रोपेल द बॉडी फॉरवर्ड्स इन वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। तो आपके वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग के प्रोसेस में जो आपके फीट आगे की तरफ प्रोपेल कर रहे होते हैं वो एक properly arched foot की वजह से possible है। They act as a shock absorber and the concavity of these arches protect the soft tissues of the sole against pressure. For example, आपका पाँव इस तरह बना है तो आपके पाँव के अंदर basically soft tissues हैं, bones मौजूद होती हैं, ligaments मौजूद होते हैं, तो ये direct in contact नहीं आती हैं with the ground because of the arches and therefore the arches protect them. तो हम अगर रिवाइज करें कि आपका बोन्स क्या थी आपके फुट की, तो वो हेल्प करेंगी आपको एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन बनाने की कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस में कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं और लैटरल में कौन सी इन्वॉल्व होती है। तो अगर हम अपना एक बिग टो देखें तो वो मीडियल साइड ये हो गई और लैटरल साइड ये हो गई। यहाँ पे आपकी कैल्केनियम बोन है, ये आपकी टैलस है, और टैलस के आगे कौन सी बोन होती है आपकी, ये वाली नेविकुलर, ठीक है। तो अगर आप
विजुअली दिमाग में बनाओ तो आपकी मीडियल साइड पे क्या क्या चीजें आ रही हैं? कैल्केनियम, टैलस, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म और पहली 3 जोन सी हैं मेटाटार्सल्स। तो ये आपका सारा क्या बन गया है? मीडियल साइड ऑफ द फुट। ऐसी बात है, ठीक है। यस मैम। लैटरल साइड पे कौन सी बोन्स हैं बेटा? लैटरल साइड पे एज अ होल कैल्केनियम है, क्यूबॉइड है और लैटरल टू मेटाटार्सल्स हैं। ठीक हो गया? तो ये आपकी लैटरल साइड ऑफ द फुट बन जाता है। इसके अलावा मैंने ये 2 डायग्राम्स यहाँ पे रखी हैं जस्ट टू मेक यू क्लियर ऑफ द एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन। ये आपने इसको ऐसा याद नहीं करना, तो इसलिए मैं परेशान ना हो। सिर्फ ये मैंने मसल्स के अटैचमेंट्स दिखाने के लिए बात की है। फिर हम अभी 1-2 स्लाइड्स में देखेंगे कि आपके मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस में कौन से मसल्स होते हैं जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को हेल्प कर रहे होते हैं बनाने में, कौन से वाले लैटरल को बनाने में हेल्प करते हैं, कौन से ट्रांसवर्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो बस उन मसल्स को दिखाने के लिए वो मसल्स कहाँ मौजूद है। जैसे कि आपका जो टिबियालिस एंटीरियर जो मसल होता है और पेरोनियस जो लॉन्गस होता है वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को बनाने में हेल्प करते हैं। ये मीडियल साइड ऑफ द फुट दिखाया गया है, मीडियल व्यू। तो मीडियल व्यू में अगर आप नोट करो कि आपका ये जो टिबियालिस एंटीरियर का टेंडन है वो यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जाके इसको ऊपर पुल करता है, तो आपकी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बनती है। ठीक है। इसके अलावा एक पेरोनियस लॉन्गस मसल होता है जो होता बेसिकली, अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये मीडियल साइड ऑफ द फुट दिखाया है, ये लैटरल साइड ऑफ द फुट दिखाया है। वो लैटरल साइड से रहा होता है, कॉमन शीथ ऑफ द पेरोनियस मसल। इसमें पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस मसल है। लॉन्गस को अगर आप गौर करो तो लॉन्गस का जो टेंडन है आप नोट करें कि ये जा रहा है यूं अंदर की तरफ, तो ये लैटरल साइड से पुल कर रहा होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को। तो कम से कम ये 2 मसल्स आपको विजुअलाइज होने चाहिए कि टिबियालिस एंटीरियर और आपका पेरोनियस लॉन्गस, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को बनाने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जनरली 2 और मसल्स होते हैं जो कि दोनों लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसमें फ्लेक्सर हेलुसिस का मसल है और आपके डिजिटोरम मसल्स हैं। तो बेसिकली जब हम बोनी आर्चेस की बात करते हैं, आपके बोनी आर्चेस जो उनसे हैं जिसे हम अभी देखेंगे, जो कि हमने अभी बताया भी मैंने आपको कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में वही बोन्स है जो कि मीडियली प्रेजेंट है। तो रिवाइज करो, कौन सी बोन्स थी जो मीडियली प्रेजेंट थी? कैल्केनियम, टैलस, नाविकुलर, क्यूनिफॉर्म और फर्स्ट 3 मेटाटार्सल्स। ठीक है। इनको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, पैसिव फैक्टर्स एंड डायनामिक फैक्टर्स। पैसिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो कि चेंज नहीं होते हैं, दे आर पैसिव एंड दे आर स्टैटिक। तो आपको पता है कि जो आपकी लिगामेंट्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करती हैं। ठीक है। डू यू एग्री विद मी? दे स्टे इन देयर प्लेस। यस मैम। तो आपके पैसिव फैक्टर्स में आपके जो लिगामेंट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं और डायनामिक सपोर्ट में आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। बिकॉज मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दे चेंज देयर शेप. So this is how you're going to remember the passive factors and very easy to remember them. They shape of the united जो bones हैं वो ligaments की वजह से बनती हैं और 4 successive layers of fibrous tissue होते हैं which bowstring the longitudinal arch को बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले चीज होती है plantar aponeurosis। आपको याद है आपने पढ़ा था ड्यूपिटारियंस कॉन्ट्रैक्चर्स में palmar aponeurosis होता है just beneath the skin। उसी तरह just beneath the skin of the sole आपका plantar aponeurosis होता है। उसके नीचे फिर आता है आपका बेटा लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट, शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट एंड स्प्रिंग लिगामेंट। These ligaments you need to remember these names. So if you look at the diagram over here, आपका ये है लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट। ये आपका कैल्केनियम को लैटरल 4 मेटाटार्सल से ज्वाइन कर रहा है। So this is the long plantar ligament. Then comes the short plantar ligament जो कि प्लांटर कैल्केनियो क्यूबॉइड लिगामेंट है। अब कैल्केनियो क्यूबॉइड से क्या मुराद है? ये अगर लैटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, तो कैल्केनियम और क्यूबॉइड बोन को जो लिगामेंट अटैच कर रहा है वो कौन सा है? कैल्केनियम क्यूबॉइड लिगामेंट। उसका दूसरा नाम है शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट। गॉट इट? एंड द थर्ड वन इज द स्प्रिंग लिगामेंट। वो कैल्केनियो नेविक्यूलर है। अगर ये लैटरल साइड है, मीडियल साइड है, लैटरल साइड पे क्यूबॉइड बोन है, मीडियल साइड पे नेविक्यूलर है। ठीक है। तो स्प्रिंग लिगामेंट इज द प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर, जो कैल्केनियम को नेविकुलर से ज्वाइन कर रही है बोन से। तो याद हो गया कि नहीं मेरे साथ? कौन से 3 लिगामेंट्स हैं? लॉन्ग,
शॉर्ट एंड स्प्रिंग। शॉर्ट कौन सा होता है? कैल्केनियो क्यूबॉइड, जो कि लैटरल साइड पे मौजूद है, कैल्केनियो क्यूबॉइड। और मीडियल साइड पे कौन सा है? कैल्केनियो नेविकुलर। सो याद हो गए आपको लिगामेंट्स के नाम? यस मैम। ठीक है। डायनामिक फैक्टर्स एज आई हैव टोल्ड यू, वो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फुट में आते हैं। एक्टिव एंड टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स विद लॉन्ग टेंडेंस एक्सटेंडिंग इनटू द फुट। उसमें एज अ होल जो लॉन्गिट्यूडनल आर्च बोथ मीडियल एंड लैटरल की जो इंटेग्रिटी मेंटेन कर रहे होते हैं, फ्लेक्सर हेलुसिस और डिजिटोरम लॉन्गस है। फ्लेक्सर हेलुसिस से क्या मुराद है? जो हेलुसिस से क्या मुराद है? बिक्टो। और फ्लेक्सर से मुराद है जो कि बिक्टो की फ्लेक्शन करवा रहा है। और डिजिटोरम लॉन्गस कौन से मसल है? जो कि ईच डिजिट में अपना टेंडन डाल रहा है ऐसे करके। जैसे आपको पता है आपके हाथ में भी होता है सुपरफिशियालिस डिजिटोरम, याद है? हाथ जब मसल्स ऑफ द हैंड पढ़े थे कभी, तो उसमें आपने पढ़े होंगे यस मैम, याद है। सुपरफिशियालिस डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। इसी तरह पाँव में भी जो आपके इंडिविजुअल, अगर आप यहाँ पे बनाओ अपना पाँव, तो उसके अंदर भी एक एक टेंडन जा रहा होता है इस तरह मसल का। तो ये एज अ होल, चूंकि फ्लेक्सर्स हैं, ये एज अ होल लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये क्या करते हैं? आर्च बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस को ये वाले मसल सपोर्ट करें, इसके नाम याद होने चाहिए। और ट्रांसवर्स आर्चेस को फिबुलरिस लॉन्गस एंड टिबियालिस पोस्टीरियर मसल हेल्प करता है। ये आपको इसको एज इट इज याद करना है, फिबुलरिस लॉन्गस एंड टिबियालिस पोस्टीरियर। प्लांटर लिगामेंट्स एंड प्लांटर एपिनोरोसिस, जो कि हमने अभी ये चीज देखी, बियर ग्रेटर स्ट्रेस एंड इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द आर्चेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप कंसिडर करो वो लिगामेंट्स और एपिनोरोसिस है। इनमें कोई इशू हो तो आर्चेस में इशू आएगा, बेसिक अगर आप बात करो। Now if we'll talk about the medial longitudinal arch, it is higher than the lateral one. तो अगर आप सब अपने पाँव को देखो तो आप देख रहे हो मीडियल साइड पे बेसिकली आर्च ज्यादा होता है कंपेयर टू द लैटरल। कैन यू ऑल सी इट? यस मैम। तो मीडियली आपका आर्च ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो बोन्स क्या थी जो हमने अभी फुट में देखी हैं? कैल्केनियस, टैलस, navicular, cuneiform and three metatarsals. इसमें टैलर हेड इज द कीस्टोन ऑफ दिस आर्च। सो ये बोन्स आपको याद होगी जो हमने अभी बेटा इसमें भी देखी। ये देखें, ये मीडियल साइड है, कैल्केनियम, टैलस, navicular, cuneiforms and medial three metatarsals. Got it? These are forming the medial longitudinal arch. और उसके जो मसल्स मैंने आपको इनिशियली बताया था कि एक तो इनिशियली एज अ होल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस को सपोर्ट करते हैं फ्लेक्सर, हेलुसिस और डिजिटोरम मसल्स। उसके अलावा अगर मीडियल की बात की जाए तो उसमें आपका टिबियालिस जो एंटीरियर मसल है, जो कि आगे की तरफ से यहाँ से आ रहा होता है, वो सपोर्ट कर रहा होता है। और इसके अलावा पेरोनियस लॉन्गस जो मैंने आपको अभी बताया भी है डायग्राम में, ठीक है, पास ये लिटरली आ रहा होता है और इस आर्च को सपोर्ट करता है। देन कम्स द lateral longitudinal arch. It is flatter than the medial one. So if you look at your feet closely, the lateral arch is quite flatter than the medial one. It rests on the ground during standing and it is made of what bones? Calcaneus, cuboid and the lateral two metatarsals. ठीक है? ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको बोनी स्ट्रक्चर्स की? मैम समझ आ यस गई। मैम। यस मैम। यस ये मैम। ट्रांसवर्स आर्च कैसी होती है? मतलब अगर अब सिर्फ आप वो फुट की डायग्राम बोन्स को याद कर लो ना, तो ये आपके लिए आर्चेस के बोन्स नाम याद करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए आप, क्यूनिफॉर्म, ये सारे क्यूबॉइड्स और उनके ऊपर मेटाटार्सल के हेड्स लगे हुए हैं। जैसे कि उसी वाली डायग्राम पे मैं शुरू में जाऊं तो ये देखिए, ये चीज आपकी यहाँ पे क्या बन रही है? ट्रांसवर्स आर्च। इसमें क्या क्या है? क्यूनिफॉर्म्स है और एक क्यूबॉइड है और आपके क्या है? ये मेटाटार्सल के हेड्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ट्रांसवर्स आर्च। ओके, ये तो क्यूबॉइड्स लैटरली मौजूद होती हैं, क्यूनिफॉर्म्स मीडियली मौजूद होती है और उसके ऊपर बेसिस ऑफ द मेटाटार्सल्स।
मीडियल एंड लॉन्गिट्यूडनल पार्ट्स जो होते हैं, जो साइड पे मौजूद होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस, ये पिलर की तरह एक्ट करती हैं, उसके बीच में आपकी ट्रांसवर्स आर्च पड़ी है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फिबुलारिस लॉन्गस एंड टिबियालिस पोस्टीरियर जो मसल्स हैं, ये किसको सपोर्ट करते हैं? ट्रांसवर्स आर्च को। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द डिफॉर्मिटीज। हमने एनाटॉमी पढ़ी है, तो अब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे। नॉर्मल पता हो तो आप अब नॉर्मल अप्रिशिएट करते हो। सो नाउ विल टॉक अबाउट पेस केवस. Cavus is an acquired or congenital deformity of the foot characterized by excessively high longitudinal plantar arch combined with clawing of the toes. So pes cavus is a deformity जिसमें बहुत ज्यादा excessive high arch होती है। इसकी causes क्या हो सकती हैं? कुछ होती है neurological causes, कुछ injury की वजह से हो सकती है, कुछ congenital हो सकती हैं। तो neurological causes के मतलब कि कुछ neurological diseases के साथ एसोसिएटेड पेस केवस पाँव में देखा गया है। जैसे एक डिजीज होती है चारकोट मैरी टूथ डिजीज, ये एक न्यूरोपैथी होती है जिसमें सेंसरी और मोटर नर्व्स इन्वॉल्व हुई होती हैं। ऐसे लोगों के अंदर इन एडिशन टू न्यूरोपैथी पेस केवस डिफॉर्मिटी भी पाँव में मौजूद होती है। फिर एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है फेड्रीज एटेक्सिया, जिसका दूसरा नाम होता है स्पाइनोसेरिबेलर डिजीज। ठीक है बेटा, तो स्पाइनोसेरिबेलर डिजीज में क्या होता है कि इनमें मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, एटेक्सिया के लोग होते हैं। एटेक्सिया का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम इन मूवमेंट्स। ठीक है, एटेक्सिया। ठीक है, गेट प्रॉब्लम्स, मूवमेंट प्रॉब्लम्स। तो इसके अंदर इन एडिशन टू मूवमेंट प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों के पाँव में एसोसिएटेड पेस केवस भी देखा गया। सिमिलरली देयर इज अ सिंड्रोम नोन एज द रॉसी-लेवी सिंड्रोम. इट इज अ टाइप, a further subtype of the Charcot-Marie tooth disease. इस ऐसे लोगों के अंदर in addition to neuropathy and pes cavus, overall muscular deformities देखी गई और scoliosis भी देखा गया। इसके अलावा पोलियोमाइलाइटिस के लोगों में भी पेस केवस डिफॉर्मिटी देखी गई और सेरिब्रल पाल्सी के लोगों में भी पेस केवस एसोसिएटेड देखी गई है। कंजेनिटल जिन लोगों के अंदर बचपन से या पैदाइशी पेस केवस होते हैं, वो इन एडिशन टू एज एसोसिएटेड फीचर ऑफ स्पाइना बाइफिडा, टैलिपस इक्विनोवेरिस जिसको क्लब फुट कहा जाता है, और माइलोडिस्प्लेजिया बोन मैरो डिसऑर्डर्स के लोगों में भी ये एसोसिएटेड फीचर देखा गया है। आर्ट्रोजेनिक जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान हो सकता है, पोस्ट सर्जिकल या पोस्ट ट्रोमैटिक, और किस वजह से? पेरोनियल नर्व की इंजरी की वजह से। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया, जैसे पेरोनियल नर्व, पेरोनियस लॉन्गस जो मसल था, वो क्या कर रहा था? आपके मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को बनाने में हेल्प कर रहा था, याद है बेटा? मैम याद। ठीक है, तो अगर इसकी इंजरी हो जाए तो उससे भी इंटेग्रिटी खराब हो सकती है आपके आर्च की। सिमिलरली इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस, जो कि टर्शरी, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सिफिलिस होता है, जब सिफिलिस टर्शरी कैटेगरी में चली जाती है तो वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी इफेक्ट करना शुरू कर देती है। और जब आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इफेक्ट होगा और नर्व्स आपके मसल्स को सप्लाई करती हैं, तो वो भी फिर पेस केवस डिफॉर्मिटी आ जाती है बिकॉज ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। Similarly, polio, as I've already told you, and idiopathic is the most common cause जिसमें कोई etiology नहीं देखी गई, unknown cause है। Clinical features की बात की जाए तो आप देखेंगे हाई आर्च है, हाइपर एक्सटेंशन एट द metatarsophalangeal joint and hyperflexion at the interphalangeal joints। तो ये अप्रिशिएट किया आपने कि यहाँ पे आपके मेटाटार्सल्स मौजूद है, ये आपके फ्लेंजेस शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो हाइपर एक्सटेंशन हुई हुई है, फ्लेक्शन नहीं हुई हुई यहाँ पे। ठीक है बेटा? यस मैम। और ये देखिए, ये फ्लेक्स्ड है, हाइपरफ्लेक्शन एट द इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स। उसके अलावा प्रोनेशन, प्रोनेशन से मुराद क्या है? प्लांटर फ्लेक्स्ड। प्रोनेशन से मुराद है प्लांटर फ्लेक्स्ड फुट होता है। जैसे आप, हम बैठे बैठे कई दफा सबकॉन्शियसली अपनी हील को ऊपर नहीं उठा लेते, लड़कियां मोस्टली अपनी हील को उठा के बैठे होते हैं हम लोग। यस मैम। तो ऐसे लोगों के अंदर प्रोनेशन वैसी मौजूद होती है, जानबूझ के नहीं उनके पांव वैसे ही ऊपर उठे होते हैं क्योंकि आर्च इतनी हाई होती है। उसके अलावा एडक्शन हुआ होता है 4 फुट का, 4 फुट इनवर्ड मूव किया होता है। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं। लेंथन लेटरल बॉर्डर ऑफ फुट एंड शॉर्टन मीडियल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर लेंथनड होगा और मीडियल बॉर्डर शॉर्ट क्यों है? क्योंकि अगर चीज ऐसे है और उसको हाई आर्च कर दो तो देखो उसकी लेंथ कम हो जाएगी।
जितना हाई आर्च करोगे उतनी लेंथ कम होगी। फॉर एग्जांपल एक आर्च इतनी थी, एक आर्च इतनी हो गई है, तो लेंथ कम नहीं हो गई। जी मैम बिल्कुल So you कम got it? होगी। Why the medial border is shortened? यस मैम। उसके अलावा कलोसिटीज देखी गई हैं, थिकन्ड एरियाज ऑफ स्किन्स beneath the metatarsal head because इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है। जैसे ये देखो, थिकन्ड स्किन है, थिकन्ड स्किन। एंड बोनी डॉर्सम ऑफ द मिड फुट, डॉर्सम अगर आप पैर के ऊपर से देखो यहाँ पे, तो आपको स्किन फोल्ड के ऊपर रिंकलिंग नजर आएगी। जी बेटा तूबा मजहर। मैम हमना का डिस्कनेक्ट हो गया था, वो कह रही हैं बेटा प्लीज ऐड कर कनेक्ट दिया उनको है, करते हैं दोबारा ऐड। कर दिया ओके ऐड मैम। बेटा। ठीक है, आप हैंड डाउन कर दो। तो ये क्लिनिकल फीचर्स, जैसा कि ऑलरेडी हमने जितने भी डिफॉर्मिटीज की बात की, आप हिस्ट्री पे कॉज को रूल आउट करोगे, फिजिकल एग्जाम में जो ये भी फीचर्स देखे ये देखोगे, और रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे भी आप चेंजेस को अप्रिशिएट कर सकते हो। अब डिग्रीज होती है बेटा पेस केवस की, कि फर्स्ट से लेके 5th डिग्री तक ये होता है। तो इसमें एक आधा पॉइंट है जो आपको कम से कम जेन में रखना है, उसके बेसिस पे आप इसको डिग्री को डिफरेंशिएट करोगे। तो फर्स्ट डिग्री जो होता है ऑब्वियसली इज द फर्स्ट डिग्री, लेस कॉम्प्लिकेटेड, लेस इंटेंस। सो द चाइल्ड इज क्लमजी विद रिपीटेड फॉल्स। रिपीटेड फॉल्स क्यों है बेटा? क्योंकि आर्च ने क्या करना होता है, आपके वर्किंग में हेल्प करना है, और इतना ज्यादा अगर हाई आर्च होगा तो बच्चे के अंदर फॉल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। फुट वैसे नॉर्मल अपीयरेंस नजर आएगी, लेकिन डिफॉर्मिटी तब अपीयर होगी जब फुट रिलैक्स होगा। मतलब बच्चा जब लेटा हुआ है या रिलैक्स पोजीशन में है तब आर्च ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन जब बच्चा खड़ा है तो उसकी बॉडी वेट की वजह से आर्च थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट डिग्री, गॉट इट? व्हाई द फुट अपीयर्स नॉर्मल? रिलैक्सेशन पे नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी फ्लेक्सिबल है वो। Child catches his toes against low objects such as the edges of the carpet, क्योंकि जो toes होते हैं उसके वो जिसे कहते हैं अभी उनके अंदर जिसे कहते हैं अभी डिफॉर्मिटी जिसे कहते हैं अभी आनी स्टार्ट हुई होती है। कैचेस से मुराद है कि चाइल्ड कैचेस हिज टोज अगेंस्ट लो ऑब्जेक्ट सच एज द एजेस ऑफ द कारपेट। मुराद ये इस बात का कि जो टोज होते हैं उसके, उनके अंदर अभी क्लॉइंग का एलिमेंट अभी माइल्ड तौर पे स्टार्ट हुआ होता है, तो उसके जो कारपेट के एजेस हैं वो टोज में फंसते हैं उस बच्चे के, ठीक है, बिकॉज हाई आर्च की वजह से क्या होता है, और यहाँ पे चूंकि क्लॉइंग अभी स्टार्ट हुई है लेकिन कंप्लीट क्लॉइंग नहीं हुई होती, स्टार्ट हुई होती तो उसके पैरों में ना कारपेट के एजेस फंसते हैं। बिकॉज क्या होता है कि हाई आर्च की वजह से कारपेट अंदर चला जाता है आर्च के अंदर, ठीक है, एंड माइल्ड एक्सटेंसर वीकनेस देखी गई है। तो अगर एक पॉइंट में कहूँ ना जो आपने इस डिग्री में याद करना, तो ये रखना है, फुट बज़ाहिर नॉर्मल है लेकिन रिलैक्सेशन पे आपको पेस केवस डिफॉर्मिटी नजर आएगी, ठीक है। दिस पॉइंट यू शुड रिमेंबर। ट्रीटमेंट आप डेली मैनिपुलेशन करो, सुपिनेट करो, मतलब डॉर्सी फ्लेक्स करो फुट को आर्च को कम करने के लिए, और इवर्टिंग हील, हील को भी ऊपर की तरफ पुश करो। एंटीरियर आर्च बार्स आप शूज में लगा सकते हो, उस बार लगाने से क्या होगा, आर्च की हाइट कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आर्च यूं बनी हुई है, मैं साइड से फुट को देख रही हूँ, टो है, तो यहाँ पे आप बार्स प्लेस कर देते हो ताकि हाइट छोटी हो जाए आर्च की, और अगर करेक्ट इससे भी ना हो तो सर्जरी फिर आप करोगे। सेकेंड डिग्री में फ्लेक्शन हुई होगी 4 फुट की, प्लांटर फ्लेक्शन। तो इन एडिशन टू आर्च आपका हील भी ऊपर उठा होगा, प्लांटर फ्लेक्स्ड आपका पैर होगा, ऊपर की तरफ उठा होगा, हील आपकी ऊपर उठी होगी। प्लांटर फेशिया अगर आप नीचे से सोल को टच करो तो टेंस होगा। इसमें क्या होगा, क्लॉइंग ऑफ द ग्रेट टो स्टार्ट हो जाएगा। जो ग्रेट टो है उसके अंदर क्या होगी, क्लॉइंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप पाँव को ऐसे देखो तो आपका ग्रेट टो यूं मौजूद होगा, हाइपर फ्लेक्शन एट द इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, ठीक है, जैसे हमने हैमर टो पढ़ा था आपको याद हो तो। ग्रेट टो क्लॉइंग कैन बी करेक्टेड बाय अपवर्ड प्रेशर ऑन द बॉल ऑफ द ग्रेट टो। तो अगर आपको सॉरी नजर आ रहा है ग्रेट टो यूं फ्लेक्स बना हुआ है यूं, तो उसके अगर प्रेशर डालोगे तो ये यूं सीधा भी हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट यू शुड रिमेंबर दैट इन सेकेंड डिग्री ग्रेट टो की या बिग टो की क्लॉइंग शुरू होती है जो कि मैनुअल मैनिपुलेशन से ठीक हो जाता है। दिस इज द सेकेंड डिग्री। फर्स्ट डिग्री वाज deform foot appears normal but you can see the deformity on the relaxed foot. Second में in addition to that आपको ग्रे टो की क्लोइंग नजर आती है जो कि मैनुअल प्रेशर पे ठीक हो जाती है। ट्रीटमेंट कैसे करनी है आपने पेस केवस की? A shoe fitted with a metatarsal bar may give temporary relief which
decreases the height of the arch, and in complicated cases you can do surgery. थर्ड डिग्री में क्या होगा? आर्चेस ऑफ द फुट इज मार्केडली लेस्ड. एक तो आर्च बहुत ज्यादा बनेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेकंड डिग्री में सिर्फ बिग टो क्लॉ हुआ था. थर्ड डिग्री में ऑल टोज आर क्लॉड. सारे के सारे जो आपको टोज हैं वो क्लॉड नजर आएंगे. पेनफुल क्लोसिटीज नजर आएंगी इन द सोल ऑफ द फुट, मेटाटार्सल के नीचे. और इसके अलावा डिफॉर्मिटीज रिजिड हो गई होती है एंड दे कैन नॉट बी करेक्टेड बाय फिंगर प्रेशर अंडर द फर्स्ट मेटाटार्सल हेड. तो सेकंड में थर्ड डिग्री में क्या है कि जो हम बिग टो को ऊपर प्रेशर लगा के उंगली से सीधा कर लेते थे, अब वो सीधी नहीं होगी, वो ऐसी रहेगी. तो कैचअप कर रहे हो बेटा? डिग्रीज को हम किस तरह करेंगे? मैं भी डिग्रीज के एंड पे सर आपको रिवाइज भी करूंगी. तो समझ आ रही है चीजों की? Yes, ma'am. जी Yes, मैम. यस मैम. थर्ड डिग्री चूंकि बेटा अब रिजिड हो गया, तो इसमें कोई कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का फायदा ही नहीं है, तो आप सर्जरी ही करोगे इसमें. फोर्थ डिग्री में क्या करोगे? इन एडिशन टू केवस मतलब हाई आर्च एंड इन एडिशन टू क्लोटोस क्या हुआ होगा? एडक्शन हुई होगी टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट पर, रिजल्टिंग इन अ वेरस डिफॉर्मिटी. मतलब वेरस से मुराद आपका जो 4 फुट है वो इनवर्ड मूव हो गया होगा. ठीक है. तो आपको पता है आपके टार्सल बोन्स ये मौजूद थे जिनमें आपके क्यूनिफॉर्म क्यूबॉइड है, उनके ऊपर आपके मेटाटार्सल्स मौजूद होते हैं. तो इस जॉइंट के ऊपर क्या होगा? फुट आपका इनवर्ड मूव होगा. इन एडिशन टू दीज, बिकॉज कैवस डिफॉर्मिटी आपको फर्स्ट डिग्री में नजर आ गई थी, सेकंड और थर्ड में आपको बिग टो पे क्लोइंग नजर आई, थर्ड में आपको सारे टोस पे क्लोइंग नजर आई. तो थर्ड तक ये है. तो इन एडिशन टू ऑल ऑफ दिस आपको एडक्शन नजर आ रही है. इसके अलावा पेनफुल रिजिड फुट है, और जो वॉकिंग पे पेनफुल मजीद हो जाता है. फिफ्थ डिग्री में क्या होगा? पैरालिटिक कंडीशंस में लाइक पोलियो में आपको नजर आएगा कि जो पूरी की पूरी जैसे कहते हैं हाई आर्च के साथ साथ आपको क्लब फुट डिफॉर्मिटी नजर आ रही है, इक्विनोवेरस डिफॉर्मिटी नजर आ रही है, टेंडर क्लोसिटीज और पेशेंट इज वेरी डिसेबल्ड. तो मेरे साथ जरा याद करो. फर्स्ट डिग्री foot appears normal and deformity is only pronounced on the relaxed foot. सेकंड में बिग टो क्लॉ होता है जो कि मैनुअल मैनिपुलेशन पे ठीक हो जाता है. थर्ड में सारे टोज क्लॉ हैं और बिग टो मैनुअल मैनिपुलेशन पे ठीक उसकी क्लॉइंग नहीं होती. फोर्थ डिग्री में क्या होता है? इन एडिशन टू कैवस एंड क्लोटोज एडक्शन हुई होती है 4 फुट की इनवर्ड्स. फिफ्थ डिग्री में क्या होता है? इन एडिशन टू ऑल ऑफ दैट इक्विनोवेरस डिफॉर्मिटी नजर आती है. तो याद हो गया? Yes, मैम ma'am. थोड़ा बहुत दोबारा से जी पढ़ेंगे मैम. तब. बस ये जो पॉइंट्स है ना, मैंने कम से कम एक जो पॉइंट मैंने बताया है कि डिग्री में अगर एक आधा पॉइंट भी आप याद कर लो, जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया ना, वो आपको कम से कम याद होना चाहिए. ठीक है. और फोर्थ और फिफ्थ डिग्री चूंकि बेटा रिजिड हो चुका है, तो उसमें सर्जरी ही ऑप्शन है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं. नाउ विल टॉक अबाउट द फ्लैट फुट और टेस प्लेनस. इसमें क्या है? कंप्लीट एब्सेंस है. देख रहे हो ये एक बिग टो है, कंप्लीट एब्सेंस है आर्च का. Foot collapses and comes in contact with the ground, and in some individuals, this arch never develops. So this is known as a flat foot. Flat feet are a common condition. In infants and toddlers, the longitudinal arches, especially the medial longitudinal arch, is not developed, and flat feet are normal. तो बच्चे जो 1 साल के होते हैं या 1 से 3 साल के होते हैं, मेनली 1 साल तक क्या होता है कि उनके अंदर नॉर्मल होता है फ्लैट फुट होना, और ये आर्च बचपन में डेवलप होगी और 12 से 13 साल की उम्र तक ये नॉर्मल हाइट तक पहुंच जाते हैं. पेस प्लेनस की कौन सी 2 टाइप्स हैं? बेसिक, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. और दोनों टाइप्स पेनफुल और पेनलेस हो सकती हैं. तो बेसिक 2 टाइप्स हैं, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. फ्लेक्सिबल, एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज फ्लेक्सिबल. सो क्या होगा? जो फ्लैट फुट है वेट बेरिंग पे डिसअपियर होगा. मतलब अगर कोई बच्चा वेट उठाएगा तो पाँव कोशिश करेगा कि हल्का सा आर्च डेवलप करे, क्योंकि आर्च आपकी अपराइट पोस्चर में वेट बेरिंग में हेल्प कर रही थी. और नॉन वेट बेरिंग पे क्या होगा? वो दोबारा फ्लैट हो जाएगा. समझ आ गई इसको फ्लेक्सिबल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल. गॉट इट? Yes, ma'am. Yes. और रिजिड में क्या होगा कि एक्सेप्टेबल मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल हाइट नॉन वेट बेरिंग पे भी नजर नहीं आएगी. मतलब उसने अगर वेट बेयर भी नहीं किया होगा और मैनुअली भी इसे मैनिपुलेट करने के लिए आर्च डेवलप करना चाहोगे, तब भी वो रिजिड ही रहेगा. ठीक है. तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिजिड. और सबसे कॉमन टाइप क्या होती है बेटा? फ्लेक्सिबल. पेनफुल टाइप इज द मोस्ट कॉमन. Painless, फ्लेक्सिबल की ma'am. जी मैंने पेनफुल कहा है, आई एम सॉरी.
Okay. पेनलेस। तो फ्लेक्सिबल, जैसे कि नेम इंडिकेट करता है, इट्स फ्लेक्सिबल एंड इट चेंजेस इट्स फॉर्म। सो डेवलपमेंटल कॉज होती है, और इसमें सबसे बड़ी कॉज क्या होती है? हाइपरमोबाइल। आपको याद है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हमने पहले भी पढ़े हैं, एलर्ड-एनलॉस, मार्फन सिंड्रोम, Yes, ma'am. यस मैम पढ़ा। इलास्टिन एंड फिब्रिलिन की प्रॉब्लम होती है। तो अब थोड़ा सा अगर इसी लेक्चर को रिवाइज करो, तो सबसे क्या इंपॉर्टेंट चीज थी जो बोनी आर्चेस की इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रही होती है? बताएं जरा। कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट्स मैम। एग्जैक्टली, लिगामेंट्स। अगर लिगामेंट्स ही हाइपर मोबाइल हो जाएंगे तो आर्च ने तो खराब हो जाना, आर्च ने तो पैर हो सीधा हो जाना आपका। लिगामेंट्स ही हाइपर मोबाइल हो गए हैं। आपका प्लांटर जो लिगामेंट्स हैं, लॉन्ग, शॉर्ट और स्प्रिंग, जब वो ही इतने ज्यादा लैक्स होंगे, इतने ज्यादा वीक होंगे, टाइट नहीं होंगे, टॉट नहीं होंगे, अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन नहीं कर रहे होंगे, तो आर्च ही नहीं रहेगा ना, तो फुट ने फ्लैट ही होना है। ऐसी बात है। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, तो ma'am. फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, हाइपर मोबिलिटी ऑफ द लिगामेंट्स की वजह से फ्लेक्सिबल डिफॉर्मिटी आती है, जो कि इसकी टाइप है। रिजिड में क्या होगा? कंजेनिटल है, और एक्वायर्ड में इन्फ्लेमेटरी है। तो अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो रहा है, तो इन्फ्लेमेशन क्या करती है बेटा? वक्त के साथ फाइब्रोसिस करवाती है, और फाइब्रोसिस क्या होता है? रिजिड, एंड इट कैन नॉट बी करेक्टेड। डिफॉर्मिटी सिम्टम्स में आपको एक तो विजुअली आपको डिफॉर्मिटी नजर आएगी, फुट पेन, एंकल पेन, लेग पेन होगा पेशेंट को। हील टिल्ट्स अवे, आपका जो हील होता है वो बॉडी से अवे मूव हुआ होता है। और इसके अलावा एबनॉर्मल शू वेयर, ऐसे लोग शूज भी प्रॉपर नहीं पहन पा रहे होते, उनको बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल फ्लैट शूज चाहिए होते हैं पहनने के लिए, क्योंकि उनकी तो आर्च नहीं बन रही होती। तो ऐसे लोगों के लिए हम एज अ ऑर्थोटिक मेडिकेटेड शूज देते हैं, जिनके अंदर, जिसे कहते हैं स्पेशल मीडियल साइड पे ऐसे कुशनिंग पैडिंग हुई होती है। कभी देखे मेडिकेटेड शूज? सोल्स बनाए Yes. जाते हैं स्पेशली। Yes, मैम ma'am. देखे हुए हैं। यस तो मैम। वो उनके अंदर फिर हमें ऐसे शूज देने पड़ते हैं, बिकॉज वो नॉर्मल शूज नहीं पहन पा रहे होते। फ्लैट फीट चूंकि आपके जो आर्चेस हैं, उन्होंने आपकी इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है वेट बेयरिंग की, अपराइट पोस्चर में। तो जब वो वेट बेयरिंग प्रॉपर नहीं पहुंच पाती पाँव तक, तो पाँव में जितने भी टेंडन्स और बोन्स होती है, उनके वक्त के साथ साथ टेंडनाइटिस, आर्थराइटिस, प्लांटर फिशाइटिस होना शुरू हो जाता है। और याद है, पेस प्लेनस वाज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ बनियन डिफॉर्मिटी। Yes, ma'am. यस मैम। तो ये हैमर टोज और ये कॉर्न्स एंड क्लोस्टीज करवा सकती है वक्त के साथ साथ ऑन द सोल ऑफ द फुट। डायग्नोसिस में हिस्ट्री में कॉज देखोगे, फिजिकल एग्जाम में फीचर्स देखोगे, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स चेक करोगे, जो कि मैं बताऊंगी कि बेसिक एक रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग आप देखते हो उसमें, वो होता है मेरीज एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टू रिमेंबर। सो व्हाट इज अ मेरीज एंगल? Mary's angle is the angle between the long axis of the talus and long axis of first metatarsal on standing lateral x-ray. तो किस चीज के दरमियान में एंगल है, जरा गौर कीजिए। ये आपका टेलस बोन है, ये आपकी कैल्केनियम है, ये आपकी टेलस है, ऐसी बात है। और ये Yes, आपका ma'am. फर्स्ट मेटाटार्सल बोन है। इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के दरमियान में जो एंगल होगा ना, वो मेरीज एंगल है। तो नॉर्मली इनके दरमियान कोई एंगल नहीं होता एक नॉर्मल फुट में, क्योंकि टेलस ऊपर है। गॉट इट? नॉर्मल में ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और इस जो फर्स्ट मेटाटार्सल बोन यहाँ पे मौजूद है, उनके दरमियान में क्या है? कोई एंगल नहीं है। देख रहे हैं आप? एग्जैक्टली एक लाइन में मौजूद है टेलस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और फर्स्ट मेटाटार्सल का। अप्रिशिएट कर पा रहे हो? जी यस मैम। मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब ये देखें क्या हो रहा है। फर्स्ट मेटाटार्सल का एंगल यूं ऊपर की तरफ सही जा रहा है, लेकिन चूंकि आर्च नीचे हो गई है, तो आपका टेलस नीचे आ गया है, तो उसका लॉन्गिट्यूडनल आर्च यहां चला गया और इनके दरमियान में क्या बन गया? एंगल। सो यू गॉट इट? मेरीज एंगल बन गया है। Yes, ma'am. ये देखिए फर्स्ट मेटाटार्सल का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और टेलस चूंकि आर्च नीचे होने की वजह से नीचे आ गया है, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यहाँ आ गया और ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरीज एंगल बना। बाकी एंगल्स देखने की जरूरत नहीं, बस मेरी एंगल्स देखो। तो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में आपको क्या नजर आएगा? नॉर्मल मेरी एंगल में क्या होता है? लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टेलस शुड बाइसेक्ट दैट ऑफ द फर्स्ट, और ये 0 डिग्रीज है।
जो कि हमने अभी यहाँ देखा, ये देख रहे हैं 0 डिग्री है, मतलब कि इनके दरमियान में कोई एंगल नहीं है, तो दिस इज नॉर्मल। अगर 0 to 15 डिग्रीज हो गया एंगल तो वो माइल्ड है, 15 to 40 डिग्रीज तक एंगल हो गया तो मॉडरेट, और मोर देन 40 हो गया तो सिवियर है। तो जितना ज्यादा टेलस नीचे आएगा उतना ज्यादा एंगल बढ़ेगा, और जितना एंगल बढ़ेगा उतना फ्लैट फीट इंटेंसली जिसे कहते हैं मौजूद है, उसकी ज्यादा हाई ग्रेड जिसे कहते हैं डिफॉर्मिटी है। आखिरी लाइन में उसने क्या बात की है, द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टेलस इज एंगल्ड प्लांटरवर्ड इन रिलेशन टू द फर्स्ट कंसिस्टेंट विद द पेस्पिनस। प्लांटरवर्ड से मुराद क्या है, नीचे आ जाता है। तो आप देखें क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कंपेयर टू इसके, ये वाली ग्रीन लाइन इस ग्रीन लाइन के नीचे नहीं आ रही, जैसे जैसे टेलस नीचे जाएगा नीचे आती जाएगी, ये ऐसी बात है। जी जी मैम ऐसे ही और होगा। जैसे जैसे टेलस नीचे आएगा तो एंगल बढ़ेगा। Yes, ma'am. Got it? That is how severity of the pes planus is shown. आर्च कम होगा, टेलस उतना नीचे आएगा, उतना ही मेरीज एंगल बढ़ेगा। 0 to 3 years का जो बच्चा होता है उसमें आप ऑब्जर्वेशन करोगे, कोई जरूरत नहीं ट्रीटमेंट करने की, अनलेस फैमिली हिस्ट्री नहीं है। ऑर्थोटिक शूज आप दे सकते हो, अगर 3 साल का बच्चा आ गया, थॉमस हील्स ऐसे हील्स हैं जिनमें स्पेशल पैडिंग होती है ऑन द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को बनाने में। मीडियल हील्स के वेजेस दे सकते हो, और नाविकुलर बोन जो कि मीडियल साइड पे मौजूद होती है उसके उसकी पैडिंग कर सकते हो, ऐसे सोल्स दे सकते हो उनके नीचे नाविकुलर पैड्स हो ताकि वहां से वो आर्च बन सके। I need to convince the parents that as the child will grow up, he will develop or she will develop the arches. 3 to 9 years की एज में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करोगे, सर्जरी करने की जरूरत नहीं। कस्टम ऑर्थोसिस दे सकते हो, ऐसे शूज ऐसे सोल्स पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो जो लेदर कॉक या प्रोपलीन के बने हो। 10 to 14 years की एज में अगर सिम्टम मौजूद नहीं है तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सिम्टोमैटिक है, पेनफुल है, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इनिशियली स्टार्ट करोगे, लेकिन अगर वो भी नहीं हो पा रही तो फिर सर्जरी। सर्जरी की इंडिकेशन में सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है पेन। ठीक है, यूजुअली जितनी भी सर्जरीज की जाती है उनकी इंडिकेशन पेन ही होती है। फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू ऑर्थोटिक कंट्रोल अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो रहा, और उसके अलावा अगर अल्सरेशन और कैलस डेवलप हो रहा है अंडर द हेड ऑफ द प्लांटीफ्लेक्स्ड टेलस, तो अगर वो टेलस जो बोन है अगर उसके हेड के नीचे जो स्किन है उसके ऊपर क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेलस नीचे आएगा वो इन कॉन्टैक्ट होता जाएगा स्किन के, कैल्केनियम यहाँ रह जाएगा, टेलस बिल्कुल आ जाएगा वहां पे स्किन के साथ इन कॉन्टैक्ट, जैसे जैसे नीचे आएगा, और स्किन के ऊपर अल्सरेशन डेवलप हो सकती है और कैलस बन सकता है, थिकन्ड स्किन लीजन। कॉम्प्लिकेशन सर्जरी की अगर आप करेक्ट करना चाहो तो वो नॉन यूनियन डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है अगर किसी वेसल की इंजरी हो गई है और नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया बोन का। लैटरल इंस्टेबिलिटी से मुराद ये है कि जो पेशेंट है वो प्रॉपर्ली स्टैंड नहीं कर पा रहा बिकॉज सर्जरी करेक्ट ही नहीं हुई, और स्टिफ फुट हो सकता है फाइब्रोसिस अगर लेटर डेवलप हो जाए। लास्टली विल टॉक अबाउट हैमर टो। जैसे हमने बनियन डिफॉर्मिटी में सेकंड और थर्ड टो देखे थे, वो हैमर टोज बन रहे थे। तो हैमर टो इज अ क्रुक टो दैट ग्रेजुअली बिकम्स बेंट एट द प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट। जैसे कि आपको पता है आपके मेटाटार्सल यूं मौजूद होते हैं, यहाँ तक फुट होता है, यहाँ से आगे आपकी टोज शुरू होती हैं, तो यहाँ पे आपका प्रोक्सिमल फेलेंक्स होता है, यहाँ पे आपका डिस्टल फेलेंक्स होता है। इस लेवल पे जो फ्लेक्शन हुई होती है वो हैमर टो बनाती है प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे। Initially, it's a flexible deformity that gradually becomes rigid and permanently causes difficulty with footwear and due to toes sticking up and painful under the ball of the foot on occasions. तो आपका जब आपके टोस कर्ल होने शुरू हो जाते हैं तो इनके नकल्स के ऊपर क्या है, पेन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वो शू के साथ इन कांटेक्ट आते हैं तो क्या होता है, इनके ऊपर अल्सरेशंस और क्लोस्टीज बनी शुरू होती हैं डोर्सम ऑफ द फुट पे, अंडर द बॉल ऑफ द फुट ऑन ओकेजन्स एज वेल. It is associated with bunion deformity. बनियन डिफॉर्मिटी में याद है सेकंड और थर्ड टो को हुआ था, कर्ल हुए थे। डू यू रिमेम्बर? यस Yes. मैम, मैम जो प्रोमिनेंस बनती थी उससे बनियन कह रहे थे, और वो हैमर था। जो बेटा जो बनियन था वो मीडियल एमिनेंस के ऊपर जो आपको नजर आता था ना, जी 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 मैम। उसको बनियन कहते हैं। जो और जी जो जी टो था वो लैटरली डेविएटेड था। जो सेकंड और थर्ड जी टो थे मैम। वो कर्ल हुए थे।
बिग टो के ऊपर। ठीक है मैम, ठीक है। तो यूजुअली जो हैमर टो है वो सेकंड और थर्ड टो में देखा जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये ठीक है इस मैम। तरह। कॉजेस क्या हो सकती हैं हैमर टो की? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हैमर टो इज द मसल एंड टेंडन इम्बैलेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप पुअर फुटवेयर, आप जूता इल फिटेड जूता पहन रहे हो, छोटा जूता, नाप का नहीं है, तो क्या होगा, आपकी टोस कर्ल हो जाएंगी ताकि आपका पैर पूरा आ सके। और वो जब कर्ल होती हैं तो क्या होता है, उनके ऊपर इंजरी होती है, और वो इनिशियली तो फ्लेक्सिबल डिफॉर्मिटी है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ रिजिड हो सकती है। सेकेंडली, जिन लोगों का एक्सेसिवली, कुछ लोगों में जो बिग सेकंड टो होता है वो कंपेयर टू बिग टो बड़ा होता है। कभी देखा है? कुछ लोगों में होता है जो बिग टो की निस्बत जो Yes, सेकंड टो ma'am. होता है वो साइज में बड़ा होता है, तो उसके अंदर भी इसलिए चांसेस Yes, बढ़ ma'am. जाते हैं शू इल फिटेड होने की वजह से। हेरिडिटरी हो सकता है इंजरी की वजह से, और बनियन की वजह से हो सकता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। सिम्टम्स में ऑब्वियसली जब वो कर्ल हुए होते हैं आपके टोज, तो उनके अंदर सोरनेस हुई होती है, टेंडरनेस, पेन, इन्फ्लेमेशन, बर्निंग सेंसेशन होती है उस फ्रंट ऑफ द फुट में, डिफॉर्मिटी आपको बाहिर नजर आ रही होती है, स्वेलिंग, रेडनेस, थिकनिंग हुई होती है, कैलिसेस बने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टोज, परसिस्टेंट पेन होती है बिग टो में, और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हुई होती है बिग टो की व्हेन यू वॉक। अगर जब बिग टो इन्वॉल्व हो, मोस्टली सेकंड थर्ड टो है, लेकिन अगर बिग टो इन्वॉल्व हो तो उसके अंदर वॉकिंग में पेन के साथ। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आप जो कॉर्न्स और कैलिसेस बने हुए हैं नक्कल्स के ऊपर, डॉर्सम पे, चूंकि आपका यूं कर्ल्स बने हुए हैं, तो डॉर्सम के ऊपर आपके क्लोस्टीज बन सकती हैं, और इवन बेस पे भी बन सकती हैं, तो उनको एक्सरसाइज करना, उनकी पैडिंग करना जरूरी है। और अगर पेनफुल हो गया बहुत ज्यादा तो सर्जरी करनी है आपने। तो बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो लेक्चर में। एनी एक्सक्यूज क्वेश्चन? मी मैम। बताइए। नो क्वेश्चन। मैम, फ्लेक्सिबल में और रिजिड में एक बार बस मेन डिफरेंस बता देंगे काइंडली? बेटा फ्लेक्सिबल जो आप बता रहे हो, प्लेनस की बात कर रहे हो? यस मैम। बताती हूँ, एक सेकंड, स्लाइड निकालूं। जी, इसकी बात कर रहे हो बेटा? यस मैम। ठीक है, मैम इससे पिछली इसकी बात स्लाइड थी। ये ले। फ्लेक्सिबल और रिजिड टाइप है बेटा पेस प्लेनस की। आपको पता है कि पेस प्लेनस क्या है? बिल्कुल ही फ्लैट फुट है, आर्च नहीं है। ठीक है, अब क्या वो कह रहा है कि जब वेट बेयर करता है ना बंदा, जब वेट उठाता है तब ये डिसअपियर हो जाता है, एंड ऑन नॉन वेट बेयरिंग इट रीअपियर्स। मतलब क्या कि जब वेट को बियर किया जाता है तो फुट अपनी ऐसी चेंज ले आती है, अपना आर्च ऐसे बना लेती है वेट की वजह से, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि आर्चेस क्या कर रही थी, वेट बेयरिंग में, पोस्चर में हेल्प करती हैं। तो पाँव जो है खुद अपना आर्च बना लेता है, लेकिन जब वेट नहीं डलता तो वो वापस सीधा हो जाता है। समझ आ गई? फ्लेक्सिबल है ना, अपने आप को चेंज करता रहता है। गॉट इट यस बेटा, जिसने मैम। क्वेश्चन किया है? यस और मैम। रिजिड यस वो मैम। है जो कि इवन जब रेस्ट में पोजीशन में फ्लैट फुट है, तो रेस्टिंग पोजीशन में अगर आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करो तब भी वो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च नहीं बनाता। समझ लग गई? मतलब वो यस रिजिड मैम, है, वो थैंक यू। ऐसा ही रहेगा, वो हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। वेट डालो ना ओके डालो, मैम। मैनिपुलेट करो ना करो, उसने नहीं हिलना, रिजिड है, ढीठ है। समझ आ गई? तो यस मैम, ये थैंक यू। फ्लेक्सिबल की फिर वही टाइप्स बता दी बेटा। फ्लेक्सिबल में जो लिगामेंट्स, जो ऐसी कॉजेज जो कि लिगामेंट्स को बहुत ज्यादा हाइपर मोबाइल कर देती हैं, लाइक एलर्ट, एनलॉस या मार्फान, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि लिगामेंट्स, आपकी प्लांटर लिगामेंट्स, वो आपकी मेन इंटेग्रिटी बना रही होती है बोनी आर्चेस की। तो अगर वो अपनी वो टाइट नहीं होती, टॉट नहीं होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, बहुत ज्यादा वीक होती हैं, तो आपकी बोन्स जैसे कहती हैं अपनी आर्चेस को मेंटेन नहीं कर पाते, पाँव बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। लेकिन चूंकि फ्लेक्सिबल है तो ये फ्लेक्स करते रहते हैं। रिजिड में क्या होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कोज का फाइब्रोसिस हो जाता है, तो बिल्कुल वो फाइब्रोस होके फ्लैट फुट बन जाता है, लिगामेंट्स में ही फाइब्रोसिस हो जाती है। समझ आ गई? मैम कुछ यस मैम। पेस्ट प्लानर्स के जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं वो ऐसा हम्म। भी होता है कि नॉर्मल होते हैं, मतलब उन्हें और कोई डिफॉर्मिटी या प्रॉब्लम नहीं होती? हाँ क्योंकि बेटा, मैंने मेरी एक इसलिए तो बताया फैमिली में। सबसे बड़ी कॉज इडियोपैथिक होती है। यही तो मैंने आपको ठीक बताई है है। सबसे बड़ी कॉज। जैसे मेरी मदर को है फ्लैट फुट,
लेकिन उनको और कोई इशू नहीं है। लेकिन अक्सर मैंने मतलब उनमें देखा है शी यूज टू फॉल अ लॉट, लाइक खड़े खड़े शी यूज टू फॉल डाउन, लाइक 2-3 दफा उनके साथ ऐसा होता है। आई टुक हर टू अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड दे टोल्ड मी बिकॉज ऑफ द फ्लैट फुट the body isn't able to properly convey the weight to the feet properly। तो अक्सर ऐसा होता है कि मिड लाइन से फीट ना अवे मूव हुए होते हैं ऐसे लोगों के। कई दफा देखे कुछ लोग पैर बाहर निकाल के खड़े होते हैं, यस मैम। Yes, तो ma'am. उनके मिड लाइन से उनके फीट ना अवे होते हैं और प्रॉपरली ना खड़े होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे नी है ना, ये आपकी नी जॉइंट ये इस आर्च पे मेंटेन हुई होती है। तो जब ये फ्लैट हो जाती है ना तो नी जॉइंट अनस्टेबल हो जाता है, तो गिरने के चांस बढ़ते हैं। ठीक है, ओके ठीक। और कोई क्वेश्चन बेटा? एक्सक्यूज नो मी मैम। मैम। मैम टाइम। मैम काफी जो होते हैं मतलब छोटे बच्चे वो ना इतनी देर तक अपने टोस पे चलते हैं, तो क्या वो भी पेस्केवस में आता है? मैंने यही बताया बेटा कि जो पेस केवस में वो इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज दैट इज द मोमेंट जब बच्चा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डेवलप कर रहा होता है। तो क्रॉलिंग तो एक नॉर्मल चीज नहीं होती ना, लेकिन बच्चा Yes, अभी क्रॉलिंग करेगा तो उसके बाद चलेगा। माइलस्टोन्स में क्या होगा, बच्चा सबसे पहले हेड लिफ्ट करेगा 1 मंथ 2 मंथ्स की एज में, फिर बच्चा बैठेगा विद अ सपोर्ट, फिर विदाउट अ सपोर्ट बैठता है, फिर क्रॉल करता है, फिर सपोर्ट के साथ चलता है, फिर विदाउट सपोर्ट के चलता है। तो उस दौरान बच्चा मॉडिफाई कर रहा होता है अपने फीट को, हाथों को। तो वो डिफॉर्मिटी नहीं होती है, वो पक्की नहीं होती, वो परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, ओके मैम। तो अच्छा तो बच्चा बस अगर वो ठीक नहीं होगा तो फिर वो हम उसको मतलब हाँ, वो पेस्केवस उसको कहेंगे? तब आप कंसिडर करोगे जब वो डिफॉर्मिटी बन जाएगी। परमानेंट ओके मैम। स्ट्रक्चरल, जो आपको याद हो डिफॉर्मिटी की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी? तो परमानेंट जी मैम। स्ट्रक्चरल फ्रॉम द नॉर्मल और इसमें कंजेनिटल एक्वायर्ड दोनों आएंगे। जस्ट एक सेकंड दे बेटा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन बताएं? एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम नो मैम। मैम। जी बताएं बेटा। मायरा, मैम मेरी असाइनमेंट पेंडिंग है। आपने सबमिट नहीं कराई? नो मैम, मैं थोड़ी बिजी थी, हॉस्पिटल में थी, मेरी सिस्टर की सर्जरी थी, सडन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, आप सेंड तो कर हम दो लोग बस बेटा, आज ही उसी सेंड में कर थे। दो। ठीक है, क्योंकि मैंने 1-2 दिन में मार्क्स लगाने हैं। ठीक है मैम, मैं आज आई ही भेज देती हूँ। आई विश योर सिस्टर क्विक रिकवरी इंशाल्लाह। आप आजकल में ना सेंड करें मुझे, क्योंकि मैंने मार्क्स बेटा लगाने हैं इसके। ठीक है मैम, मैं आज ही कर देती हूँ। ओके, ठीक है बेटा, and I will end the lecture. Thank you very much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।